हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल अकेडमी। पहल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। यहाँ अपनी राजस्थान आर्ट कल्चर की जो राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति क्लास जो 10 है आरबीएससी की, वो बुक हम पढ़ रहे हैं। उसमें हमने राजस्थान के प्रमुख राजवंश, मेले, त्यौहार, इससे संबंधित सब हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा चैप्टर है दोस्तों, वो है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। देखो, राजस्थान के वस्त्र यानी वेशभूषा क्या पहनते हैं, इसमें महिलाओं के वस्त्र, पुरुषों के, ये देखेंगे। इसके अलावा आभूषण पहनने के भी कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, इससे संबंधित एक सवाल मैंने जहाँ तक जनरली देखा है वो आरएस प्रीलिम्स में आता है और जो अदर आरपीएससी के एग्जाम्स है उसमें आता ही आता है। ये तो हर किसी के सिलेबस में ये पॉइंट रहता है। इसमें ये कुछ खास नहीं है, हो सकता है इसमें से सवाल आ भी जाए, पर ये वेरी इंपॉर्टेंट है आभूषण। ये हम इसमें आभूषण दे रखे हैं, महिलाओं से संबंधित कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, पुरुषों के द्वारा कौन सा आभूषण पहना जाता है, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। किसी भी क्षेत्र की वेशभूषा वहाँ की जलवायु, उपलब्ध संसाधनों, संस्कृति से प्रभावित होती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो तमाम आधुनिकता के बाद भी यहाँ की वेशभूषा पर संस्कृति की अमिट छाप बरकरार है। राजस्थानी वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। जब भी मैंने बोला था ना, आरएस मेंस में जो आया था, अपना ऐसे आया था, जो निबंध आता है हिंदी में, उसमें राजस्थान की जो सांस्कृतिक विविधता इससे संबंधित था। तो आपको अगर राजस्थान के मेले क्या है, त्यौहार क्या क्या है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग में कैसे वस्त्र आभूषण पहने जाते हैं, ये चीज़ पता हो तो वहाँ आप क्या है इसको लिख सकते हो। तो राजस्थान वेशभूषा की सबसे खास बात है इसका रंग बिरंगापन। वैसे तो सभी रंग राजस्थान में प्रयुक्त होते हैं, पर लाल रंग में जितनी विविधता व जितने प्रकार मिलते हैं वह अद्भुत है। इसलिए कहा गया है कि मारू थारे देश में उपजे तीन रतन, एक डोला, दूजी मारवण, तीजो कशमूल रंग। कशुमल, कशुमल का मतलब क्या होता है दोस्तों? लाल रंग। ओके, अब देखते हैं पुरुष परिधान राजस्थान में क्या क्या है और महिलाओं के कौन कौन से वस्त्र आभूषण है। ठीक है, पुरुष परिधान। कालीबंगा और आहड़ सभ्यता के काल से ही राजस्थान में सूती वस्त्रों का प्रचलन रहा है। सूती वस्त्र पहने जाती है। ठीक है, क्योंकि कालीबंगा में मिले है ना कॉटन, कपास के। अपन कालीबंगा, जब आयड और कालीबंगा सभ्यता का हमने अध्ययन किया था तो वहाँ देखा था कि वहाँ कपास के अवशेष हमको प्राप्त हुए। तो कपास यानी वहाँ सूती वस्त्र उद्योग पूरी तरह से प्रचलन में था। इन स्थानों के उत्खनन में प्राप्त रुई काटने के चक्र मिले हैं और तकली इस बात के प्रमाण है कि उस काल के लोग रुई के वस्त्रों का उपयोग करते थे, यानी कपास के। ठीक है, जनसाधारण में वस्त्रों का प्रचलन कम था। यह परिपाटी हमें आज भी दिखाई देती है। राजस्थान में प्रत्येक गांव में धोती ऊपर ओढ़ने के पछेवड़े के सिवाय अन्य वस्त्रों का प्रयोग कम किया जाता है। सर्दी में अंगरखी का प्रयोग प्राचीन परंपरा के अनुकूल है। ठीक है, विभिन्न प्रमाणों से ज्ञात होता है कि राजस्थान में पुरुषों में छपे हुए काम वाले वस्त्रों को पहनने का प्रचलन था। सिर पर गोलाकार मोटी पगड़ी पल्लों को लटका कर पहनी जाती थी। तो पगड़ी कहाँ पहनते हैं सबको पता है, सिर पर। धोती घुटनों व अंगरखी जांघों तक होती थी। विविध व्यवसाय करने वालों के परिधानों में भी अंतर था। ठीक है, राजस्थान में चित्रित अनेक कल्पसूत्र सामान्य व्यक्ति से लेकर राजा महाराजाओं के परिधान पर अच्छा प्रकाश डालते हैं। इसमें राजाओं के मुकुट, पल्ले वाली पगड़ियाँ, दुपट्टे, कसीदा की धोतियाँ और मोटे अंगरखे बड़े रोचक दिखाई देते हैं। मुगलों के संपर्क से इन परिधानों में विविधता और परिवर्तन आया। पगड़ियों में विभिन्न शैली की पगड़ियाँ देखो दोस्तों, अटपटी, अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, शाहजहाँशाही, ये भी क्या है। तो अगर ये पूछ ले अमरशाही, उदयशाही, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही, ये क्या है, तो ये पगड़ियों के राजस्थान में प्रकार है। ठीक है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट आएगा मैं आपको बता दूंगी। विविध पेशे के लोगों में पगड़ी के पेच और आकार में अंतर था। सुनार आंटे वाली पगड़ी तथा बंजारे मोटे पट्टीदार पगड़ी का प्रयोग करते थे। आंटे वाली पगड़ी का प्रयोग कौन करता था दोस्तों? सुनार जो एक जाति होती है वो करती थी, और बंजारे होते थे वो मोटी पट्टीदार जो पगड़ी होती थी उसका प्रयोग करते थे। मौसम के अनुसार रंगीन पगड़ियाँ पहनने का रिवाज था। मोठड़ी की पगड़ी विवाह उत्सव पर। अब मोठड़ी की पगड़ी विवाह उत्सव पर कौन सी पगड़ी पहनी जाती है राजस्थान में? विवाह उत्सव पर कौन सी पहनी जाती है दोस्तों? मोठड़ी की पगड़ी। विवाह पे कौन सी पहनी जाती है? मोठड़ी की पगड़ी। ठीक है, लहरिया श्रावण मास में राजस्थान में सब पता है कि महिलाएं हैं वो लहरिया पहनती है। दशहरे पर मदिल
पहनी जाती है, और फूल पत्ती की छपाई वाली पगड़ी होली पर काम में लाते थे। ठीक है, पगड़ी को चमकीली बनाने के लिए तुर्रे, सरपेच, बालाबंदी, दुगदुगी, गोस पेच, पछेवड़ी, लटकन, फत्ते पेच आदि का प्रयोग होता था। उच्च वर्ग के लोग चीरा और फेंटा बांधते थे। इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं आई। ठीक है, जो मैंने निशान लगाया बस वो देख लेना। वस्त्रों में पगड़ी का महत्वपूर्ण स्थान था। अपने गौरव की रक्षा के लिए आज भी राजस्थान में ये कहावत प्रचलित है कि पगड़ी की लाज रखना। ठीक है, इसका प्रयोग तेज धूप से सिर की रक्षा के साथ साथ व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। इसका ये मतलब होता है, पगड़ी की लाज रखना मतलब व्यक्ति की सामाजिक स्थिति है और उसकी जो धार्मिक भावना है उसको व्यक्त करने के लिए व्यक्त किया जाता है। राजस्थान में पगड़ी द्वारा दिवसों में सम्मान देने की प्रथा आज भी। पगड़ी पहनाते हैं ना, पगड़ी कोई अगर किसी का सिलेक्शन हो गया तो क्या है, उसको पगड़ी पहना के सम्मानित करते हैं। विवाह में हम देखते हैं। ठीक है, अंगरखी जो सामान्य जन का पहनावा था, समय के अनुसार परिवर्तित हुई, इस विविध नामों से पुकारा जाने लगा। अंगरखी को विविध प्रकार आकार में बनाया जाने लगा, जिन्हें तनसुक, दुतई, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला आदि कहते थे। सर्दी के मौसम में इनमें रुई भरी जाती थी। सर्द ऋतु में कंधों पर खेस, शोल या पामड़ी डाल दिए जाते थे। तो ये आपके अंगरखी। ठीक है, सामान्य जन का पहनावा था। समय के अनुसार विविध नाम हो गए, तो इनके क्या क्या नाम थे? तनसुक, दुतई, है ना, गाबा, गदर, मिर्जाई, डोडी, कानो, डगला, ये किसके नाम है? तो ये सब आपके अंगरखी के नाम है। अब पुरुष वेशभूषा के मामले में लगभग संपूर्ण भारत ने पश्चिमी वेशभूषा को अपना लिया है। पेंट कमीज सर्व स्वीकृत परिधान बन गया है। फिर भी राजस्थान का बंद गला या जोधपुरी कोट है वो अपना अलग स्थान बनाई हुई है। शादी में देखते हैं ना जोधपुरी कोट। अब देखते हैं दोस्तों स्त्री परिधान। पुरुष परिधान तो वैसे भी बहुत कम होते हैं। अब स्त्रियों को देखते हैं क्या है। जिस प्रकार पुरुष परिधानों के अनेक प्रमाण है, उसी प्रकार स्त्रियों के परिधानों के प्रमाण भी हमको प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक मध्यकाल में स्त्रियां एक विशेष प्रकार का अधो वस्त्र पहनती थी, जो राजस्थान में घाघरा नाम से प्रचलित है। तो घाघरा किसका पहनावा है? सबको पता है, राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहना जाता है। पूर्व मध्यकाल तक स्त्रियों की वेशभूषा में अलंकरण, छपाई, कसीदे का काम भी प्रचलित हो गया था। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति की और आदिवासी स्त्रियों की वेशभूषा में यह परंपरा आज भी देखी जा सकती है। प्रारंभ में जो दो वस्त्र कमर में लपेटा जाता था, वही कालांतर में घाघरा या फिर घेरदार कलियों वाला घाघरा बन गया। ठीक है, इसका छोटा रूप आजकल लहंगा हो गया। ऊपर पहने जाने वाले वस्त्रों में कुर्ती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आज भी मारवाड़ में इसका प्रचलन है। कुर्ती के नीचे कांचली अर्थात भाव वाली अंगियां पहनी जाती थी। साड़ियों के विविध नाम प्रचलित है। राजस्थान में प्रचलित है ये चोल, निचोल, पट, दुकुल, अंशुक, वसन, चीर पटोरी, चोरसो, ओढ़नी, चुंदड़ी, धोरावाली, ये सब साड़ी है। ठीक है, और राजस्थान में साड़ी देखें तो चुंदड़ी और जो लहरिया है ये राजस्थान की प्रमुख साड़ी है। लहरिया और चुंदड़ी अभी पढ़ा ना हमने लहरिया। स्त्रियों के परिधानों के ये कई प्रकार के कपड़े प्रचलित थे, जिन्हें जमादानी, किमखाब, टसर, छींट, मलमल, मखमल, पारचा, मशरू, चिक, इलायची, महमूदी चिक, मीरे बादला, नौरंग शाही, बहादुर शाही, फ्रूक शाही छींट, बाप्ता, मोमजामा, गंगाजली आदि नाम से जानी जाती है। ये कपड़ों के प्रकार है जिसे क्या है अपना जो भी वस्त्र हम पहनते हैं वो बनते हैं, तो ये प्रचलित है। ठीक है, अब राजस्थान के वस्त्र उद्योग की विशेषताएं ये आ जाए, अगर आपके RS मेंस में आ जाए 5 नंबर का कि राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं बताइए, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो ये बताना दोस्तों कि स्वाई जय सिंह द्वारा स्थापित 36 कारखानों में से कुछ वस्त्रों से संबंधित है सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, जहाँ क्रमशः कपड़े सिले, रंगे, छापे जाते थे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीवन खाना, रंग खाना, छापा खाना, इसका संबंध निम्न में से राजस्थान में किस उद्योग से? अगर ये सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए वस्त्र उद्योग से। और किस राजा के या किस शासक के काल में इनका प्रचलन था या ये उद्योग इन नाम से जाने जाते थे? तो ये स्वाई जय सिंह के काल में। ठीक है, इसमें से सीवन खाना है, उसमें तो कपड़े सिले जाते थे। सीवन मतलब सिलना। रंग खाना है, उसमें रंगे जाते थे। छापा खाना है, उसमें छपाई होती थी उस पर। क्लियर? सामान्यतः रंगाई का काम रंगरेज या नीलगर करते हैं। तो रंगाई का काम जो करते हैं उन्हें निम्न में से क्या बोला जाता है? तो रंगरेज रंगाई करने वाला या नीलगर। ठीक है, ये तो नाम से पता चला है। रंगे जाने वाले वस्त्रों में पगड़ियाँ, साफे, ओढ़नी, घाघरे, अंगरखी प्रमुख है। रंगाई के प्रमुख प्रकार देखो, एक तो पोमचा होता है जो
पीला होता है, सबको पता है पोमचा। पुत्र जो जन्म होता है उसके अवसर पर जो माँ है उसको दिया जाता है। लहरिया होती है, चुनरी होती है। इनके अलावा रंगरेज चौकड़ी, चौकड़ी का जाल, पतंगा, धनक आदि भांत है, ये भी रंग थे। ठीक है। पोमचा, ये देखो ये आएगा सवाल, पोमचा का निम्न में क्या अर्थ है? तो कमल फूल के अभिप्राय युक्त ओढ़नी होती है एक, उसमें बड़ा सा एक फूल होता है, वो उसके अभिप्राय से युक्त ओढ़नी नवजात शिशु की मां के लिए मातृ पक्ष की ओर से बेटे के जन्म पर पीला पोमचा दिया जाता है और बेटी के जन्म पर गुलाबी पोमचा देने की परंपरा है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पोमचा होता क्या है। तो जब कोई भी बच्चा होता है तो मातृ पक्ष की ओर से जो नवजात बच्चा होता है उसकी जो माँ है उसकी तरफ उसको दिया जाता है। जो पुत्र जन्म अगर होता है तो उसके लिए पीला पोमचा, और जो अगर पुत्री का जन्म हुआ, बेटी हुई है, तो उसके लिए गुलाबी पोमचा का प्रचलन है। ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि बेटी के जन्म पर जो पोमचा दिया जाता है वो किस रंग का होता है, तो वो होता है गुलाबी रंग का। क्लियर। श्रावण में विशेषकर तीज के अवसर पर राजस्थान की स्त्रियां लहरिया बांध की ओढ़नी, लहरिया बांध की ओढ़नी, अब ये बोल दे कि लहरिया बांध की ओढ़नी जो राजस्थान में महिलाओं द्वारा लहरिया बांध की ओढ़नी किस अवसर पर पहनी जाती है, तो तीज पर। जो तीज का त्यौहार होता है जो श्रावण मास को आता है उसमें पुरुष लहरिया पगड़ी पहनते हैं। लहरिये 1, 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनाई जाती है। कितने भी प्रकार के होते हैं, 1 रंग का, 2 का, 3 का, 5 का, 7 का, ये शुभ है। 5 संख्या शुभ मानी जाती है। अतः मांगलिक अवसरों पर 5 रंग लहरिये पहनी जाती है। 5 रंग का लहरिया मांगलिक जो भी अवसर है, विवाह हो गया, नाम हो गया, इन पे कौन सा 5 रंग का पहना जाता है। ठीक है। लहरिये की कई भांति प्रचलित थी। प्रताप शाही लहरिये का उल्लेख साहित्य में मिलता है। तो साहित्य में किस लहरिये का प्रयोग मिलता है दोस्तों? प्रताप शाही लहरिये का। जयपुर के रंगरेज और नीलगर राजशाही लहरिये रंगते थे, जिसमें चमकदार गुलाबी रंग की आड़ी रेखाएं बनती थी। यदि आड़ी धारियां केवल एक ओर से हो तो वह लहरिया दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हुई आ रही हो तो उसको मोठड़ा कहलाता है। ठीक है। समुद्र मोठड़ा क्या है? लहरिये का एक प्रकार है। और क्या है? समुद्र लहर का लहरिया जयपुर के रंगरेज रंगते हैं। तो आपसे ये पूछ ले कि समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? समुद्र लहर का, तो आपको पता होना चाहिए जयपुर का, क्योंकि बोर्ड में दे रखा है दोस्तों, तो ये आएगा। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? तो है आपका जयपुर का। इसमें चौड़ी चौड़ी आड़ी धारियाँ बनती हैं और समुद्र लहर भी 2, 3, 5 और 7 रंगों में बनता है। क्लियर। अब आ गई आपकी बद तकनीकी, जिसको बंदेज बोलते हैं। बद तकनीकी में चुनरी के बंदेज सर्वाधिक लोकप्रिय है। कोई भी मांगलिक कार्य चुनरी के बिना अपूर्ण है। जोधाना अर्थात जोधपुर की बनी चुनरी के रंग बड़े चमकीले, टिकाऊ और बंदेज बारीक होते हैं। शेखावटी के जो सिक्कर है उसके बंदेज की गिनती भी बारीक बंदेजों में की जाती है। ठीक है। कपड़ों को बांध के और उस पर फिर अलग अलग रंग बनाना, वही होता है आपका बंदेज। पहले राजस्थान में मलयगिरी भूरे रंग में रंगा हुआ वस्त्र वर्षों तक सुगंधित रहता था। सिटी पैलेस जयपुर में रखी हुई महाराजा स्वाई राम सिंह द्वितीय की अंग रखियां अभी तक सुगंधित है। अमोह का प्रयोग शिकारी करते थे, जो खाकी रंग से मिलता जुलता था। तो अगर आपका आ जाए कि अमोहा है जिसका प्रयोग शिकारी लोग करते थे प्राचीन काल में, वो किस रंग का था? तो आपको पता होना चाहिए खाकी रंग का, यानी भूरे रंग का। ठीक है। आज छपाई का काम संपूर्ण राजस्थान में होता है। पीपाड़, जोधपुर, पाली में बड़े सशक्त अलंकरण छपते हैं, जिनमें लाल, काले, नीले, हरे रंगों की प्रमुखता रहती है। बाड़मेर की अजरक प्रिंट सबको पता है। अजरक प्रिंट किसकी है दोस्तों? ये है आपकी बाड़मेर की। से छपे वस्त्रों के लिए विख्यात है। लाल नीले रंगों में छपने वाले, इसमें कौन सा रंग का प्रयोग होता है? लाल रंग का प्रयोग होता है अजरक प्रिंट में, और नीले रंग का प्रयोग होता है। छपने वाले अजरक की विशेषता है कि दोनों ओर से इसमें छपाई होती है। इसके अलंकरण ज्यामितीय होते हैं और तुर्की टाइलों से बहुत मिलते हैं। आहड़, भीलवाड़ा में मुख्य रूप से लाल काले रंग में चुनरी की छपाई होती है। वहाँ भी लाल काले रंग का प्रयोग होता था। ठीक है। पर ओढ़नी को आकर्षक बनाने के लिए उस पर तोता, मोर, फूल, पत्ती, कुछ भी जो लिखते थे वो गुलाबी हरे रंग से बना देते थे। अकोला में, चित्तौड़गढ़ में बड़े पैमाने पर छपाई के कारण यह कस्बा छिंपों का अकोला कहलाता है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ में ना अकोला की छपाई बहुत प्रसिद्ध है। तो वो छिंपों का अकोला कहाँ है दोस्तों? अकोला, छिंपों का अकोला है वो चित्तौड़गढ़ में है। ठीक है। बगरू जयपुर की यही है, अपने स्याह, बेगर यानी काला और लाल छपाई के लिए विख्यात है। तो बगरू प्रिंट कहाँ की है? बगरू प्रिंट है आपकी दोस्तों जयपुर की। और जयपुर की कौन सी है?
सांगानेरी प्रिंट, जिसको जीआई टैग प्राप्त है। ये तो दोनों जयपुर की होगी। और बाड़मेर की आपकी अजरक प्रिंट। ओके, क्लियर। अब इसमें जो बगरू है, इसमें बेगर यानी काला और लाल रंग की छपाई है, जिसमें मटिया रंग की जमीन होती है, उस पर काले लाल रंग से फूल पत्ती पशु पक्षी अनेक प्रकार का संयोजन कर दिया जाता है। सांगानेर जयपुर में अन्य स्थानों से भिन्न प्रकार के अत्यंत ही उत्तम प्रकार के सुरुचिपूर्ण अलंकरण छपते हैं। यहाँ के छिंपों का प्रमुख योगदान सुंदर सौम्य मोहक रंग लयात्मक बूंटियाँ बनाने में है। पंखुड़ियों के घुमाव, पत्तियों की झुकाव, फूलों की बारीकी देखकर प्रतीत होता है मानो ठप्पा बनाने वाले खरादी ने इस फूलों का वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा। ये आपके प्रिंट अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित है। तो आपका ये आना है कि बगरू प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट का संबंध किससे है, सुमेलित करना आ जाए तो ये सवाल आएंगे आपके। देखो, सांगानेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट या कोटा डोरिया जो कोटा की है, को हैंडीक्राफ्ट से संबंधित श्रेणी में भौगोलिक संकेतक प्राप्त हो चुका है। जीआई टैग किस किस को प्राप्त है दोस्तों? जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन किसको प्राप्त है? एक तो आपको सांगानेरी को भौगोलिक संकेतक, सांगानेरी प्रिंट जो जयपुर की है, आपकी बगरू प्रिंट ये भी जयपुर की है, और एक है आपका कोटा डोरिया साड़ी, ये जो फेमस है कोटा डोरिया की साड़ी, डोरिया। इनको भौगोलिक संकेतक प्राप्त है। भौगोलिक संकेतक औद्योगिक संपत्ति का एक पहलू होता है दोस्तों, ठीक है, जो किसी उत्पाद के देश या उत्पत्ति स्थान का हवाला देते हैं। ये उस एरिया को मिलता है। जीआई टैग किसको मिलता है? उस एरिया में जहाँ जो चीज़ें बन रही है उस एरिया को जीआई टैग मिलता है। जैसे बीकानेर के आपने सुना होगा भुजिया, तो वो उस क्षेत्र की विशेषता बताती हैं। तो उस क्षेत्र विशेष के आधार पर किसी उत्पाद को अगर मिलता है, जो ये टैग मिलता है, वो होता है आपका जीआई टैग, ठीक है, जो ऐसी गुणवत्ता व विशिष्टता का आश्वासन देती है जिनका संबंध अनिवार्य रूप से उस परिभाषित भौगोलिक स्थान, क्षेत्र या देश के साथ होता है, ठीक है, उस स्थान विशेष का वो प्रतिनिधित्व करता है। बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़ों में कैथुन कोटा का है दोस्तों, मांगरोल भी कोटा का है, का मसूरिया, मैंने बोला ना मसूरिया, तो बुनकरों द्वारा उत्कृष्ट कपड़ों में कैथुन, मांगरोल कोटा का मसूरिया, तनसुक मथानिया जोधपुर की मलमल, बीकानेर जैसलमेर की ऊन विविध मूल्यवान परिधान बनाने के काम आते हैं। तो अगर कैथुन या मांगरोल कोटा का मसूरिया साड़ी सबको प्रसिद्ध पता है, तनसुक मथानिया जोधपुर है, उसकी मलमल फेमस है, बीकानेर जैसलमेर की ऊन प्रसिद्ध है। टुकड़ी मारवाड़ के देसी कपड़ों में सर्वोत्तम मानी जाती थी, या जालोर मारोट खसुओं में अच्छी मिलती थी। टुकड़ी होती थी, नाम होता था, तो ये देसी कपड़ा होता था मारवाड़ का एक, उसमें सर्वोत्तम मानी जाती थी, या जालोर मारोट खसुओं में अच्छी बनती थी। वस्त्रों को सजाने के लिए चट्टापट्टी के अंतर्गत किसी आकृति को कपड़ों में काट कर दूसरे कपड़े पर टांग दिया जाता था। मतलब एक कपड़ा ले लिया और दूसरा कपड़ा ले लिया, फिर दोनों को एक साथ कर दिया जाना, ये होती है आपकी चट्टापट्टी। इसका प्रयोग जानवरों के वस्त्र, ऊंट, बैल आदि की झूले, बहली, रथ आदि के पर्दे, तंबू कनातों को सजाने के लिए किया जाता है। वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए गोटा टांगते हैं। सूती तानने पर बादले के बानों से बुनी बेल को गोटा कहते हैं, ठीक है। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी आदि इसके विविध प्रकार होते हैं। ये वस्त्रों के प्रकार है राजस्थान में, वस्त्रों को भड़कीला बनाने के लिए, ठीक है। गोटा, लप्पा, लप्पी, बांकड़ी ये प्रकार है। चौड़ाई के अनुसार गोटा 4 मास्या, 8 मास्या इस प्रकार से होता है, ठीक है। चौड़ा गोटा लप्पा, कम चौड़ा होगा तो वो लप्पी। राजस्थान में सीकर जिले का खंडेला कस्बा गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना है दोस्तों, ये गोटा सबको पता है क्या होता है, पर ये याद रखना है कि राजस्थान का गोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, तो सीकर जिले का जो खंडेला कस्बा, जहाँ हाल ही में यूरेनियम के भंडार मिले हैं इस खंडेला कस्बा में, उसी खंडेला का सीकर जिले का गोटा उद्योग प्रसिद्ध है। सीकर व झुंझुनू की स्त्रियां लाल गोटे की ओढ़नियों पर कसीदे का काम करती हैं, जिसमें ऊंट, मोर, बैल आदि घोड़ा बने हुए हैं। शेखावटी में अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है, जिसे पैच वर्क कहते हैं। तो पैच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? शेखावटी क्षेत्र का। पैच वर्क होता क्या है? अलग अलग रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काट दिया जाता है और उस कपड़े पर फिर उस कपड़े की फिर सिलाई कर ली जाती है, तो एक कपड़ा बना दिया जाता है, उसको कहते हैं पैच वर्क।
वस्त्रों को सजाने के लिए रेशम, कल्लाबूत, बादले से कढ़ाई की जाती है। पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में उल्टी बखिया, चैन और लंबे छोटे टांकों से बड़ी बारीक ढंग की कढ़ाई होती है। पुरुषों के वस्त्र जामा, चूगा, अंगरखी आदि पर भी कढ़ाई की जाती है। ठीक है। पश्चिमी उत्तरी राजस्थान में चमकीले रंग के रेशम से लाल काले रंग के कपड़ों पर मोटे मोटे टांकों से भराव करके बीच बीच में शीशे के टुकड़ों का जुड़ाव होता है, जो वस्त्रों को भड़कीला बना देता है। जैसलमेर, बाड़मेर आदि क्षेत्र में ऐसी कढ़ाई आज भी प्रचलित है, जिसमें क्या है, वस्त्र पहने रहते हैं, उसमें दिखते हैं ना, कांच के टुकड़े से दिखते हैं, तो वो बात कर रही है। ठीक है। अब आ गया दोस्तों अपना आभूषण। ये वस्त्र परिधान जो राजस्थान में महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। यहाँ कौन सा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है, ये हमने देखा, जो भी इस बुक में दे रखा था। अब हम पढ़ेंगे आभूषण। सुंदर दिखाई देना प्रत्येक मनुष्य की चाह और राजस्थान के निवासी इसके अपवाद नहीं है। स्त्रियों में यह चाह कदाचित पुरुषों की तुलना में थोड़ी अधिक होती है। राजस्थान में प्राचीन काल से आभूषणों के प्रयोग के प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा आड़ सभ्यता काल में स्त्रियां मिट्टी और जो चमकदार पत्थर है उसके आभूषण दान करती थी। उस टाइम तो मिट्टी के या पत्थर के बने होते थे। कुछ शुंगकालीन मिट्टी के खिलौनों और फलकों से ज्ञात होता है कि स्त्रियां हाथों में चूड़ियां और कड़े, पैरों में खड़वे और गले में लटकन वाले हार पहनती थी। शुंग काल में था, हाथों में चूड़ियां पहनती थी, कड़े पहनती थी, पैरों में खड़वे और गले में लटकन। ये सोने, चांदी, मोती, रत्नों से निर्मित थे। निर्धन स्त्रियां कांसा, पित्तल, तांबा, कौड़ी, सीप, मूंगे के गहने से खुद को सजाती थी। हाथी दांत से निर्मित आभूषण भी प्रयुक्त किए जाते थे। ये बोलना चाह रहा है कि जो पहले होती थी वो पत्थर के या मिट्टी के बने हुए आभूषण होते थे। धीरे धीरे जैसे हम लोहा उगाए, ताम्रकालीन, है ना, फिर उसके बाद सोने के, धातु की जैसे जैसे कीमत होती गई उसके अकॉर्डिंग ये वर्क है जो भी दिखाता है उसका प्रतिनिधित्व करता है। जैसे निर्धन वर्ग के अगर कोई होगा तो पित्तल, तांबा, कौड़ी, सीप इनके कहने पहन लेगा, और जो महंगी धातु है जैसे हीरा पहन लिया, पन्ना पहन लिया, तो ये उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। मध्यकाल तक आभूषणों की बनावट में काफ़ी परिवर्तन आए। तत्कालीन साहित्य शिल्प में इसकी अनेक बानगियाँ देखी जाती हैं। ओसियाँ, नागदा, देलवाड़ा, कुंभलगढ़ आदि मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद, कंकण, नूपुर, मुद्रिका आदि के अनेक रूपाकार प्रकार दृष्टिगत होते हैं। आभूषणों की ये प्रकार वर्तमान काल तक भी प्रचलित है। आज भी हार, बाजूबंद, नूपुर, मुद्रिका सब पहनते हैं। ठीक है। स्त्रियों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाले गहने को बोर। अब यहाँ से सवाल आने स्टार्ट होंगे दोस्तों आपके, कौन से महिलाओं के आभूषण है, कौन से पुरुषों के हैं, कहाँ पहने जाने का स्थान क्या है, ये सब देखेंगे अपन। ठीक है। सिर पर पहने जाने वाले, सबसे पहले तो ध्यान रखो ये महिलाओं के हैं। सिर पर पहने जाने वाले गहनों को बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा। अब ये बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी, टिकड़ा ये महिलाओं के द्वारा कहाँ पहनने का स्थान कहाँ है, इनका सिर पर पहनते हैं। ठीक है। माथे पे, सिर पे पहना जाता है, माथे पे नहीं सिर पे। तो आपको याद होना चाहिए सबसे पहले इनमें बोर, बोरला तो सबको पता होता है, कोई नहीं। रखड़ी है, ये देखो। अब रखड़ी कहाँ पहनी जाती है, रखड़ी पहन सबको पता है महिलाओं का है, तो आपको पता होना चाहिए सिर पर, सिर पर पहनने का स्थान। कंठ में धारण करने वाले वस्त्र कौन से हैं, आपको सब याद होने चाहिए। कंठ में महिलाओं के थमड़ियों, थेडियों, यहाँ कंठ में आड़, मूंठिया, झालरा, ठुस्सी। अब ठुस्सी जो है आभूषण है जो महिलाओं द्वारा पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है महिलाओं द्वारा, तो आपको पता होना चाहिए कि ठुस्सी है। ठुस्सी वो कंठ में पहने धारण किए जाने वाला आभूषण है, उसको कंठ में पहना जाता है। थमड़ियों, थेडियों, आड़, मूंठिया, झालरा, ठुस्सी। मुझे दोस्तों खुद को नहीं पता, मैं तो याद करती हूँ ठुस्सी पहनने का स्थान कहाँ है, तो कहाँ पहनते हैं, कंठ में पहनते हैं। क्यों, सब नहीं पता रहता हमको। गले में देखो, गले में और वक्स पर धारण किए जाने वाले आभूषणों में तुलसी, तुलसी पहना जाता है गले में। बजटी, हालरो, हांसली, तिमणियाँ, पोत, चंद्रहार, कंठमाला, हमेल, हांकर, मादलिया, चपकली, हंसहार, शरी, कंठी। ये कहाँ पहनी जाती है दोस्तों, तो ये गले में या वक्स तल पर पहनी। देखो आपका तिमणिया आएगा, महिलाओं द्वारा तिमड़ियाँ धारण करने का यह आभूषण कहाँ पहना जाता है, ये सवाल बार बार आया हुआ है, तो गले में पहना जाता है। ठीक है, आप याद रखना तिमड़ियाँ पहनने का स्थान कहाँ है दोस्तों, गले में। बाकी याद सब करना है, एक भी नहीं छोड़ना। तिमड़ियाँ गले में पहने जाने वाला आभूषण है। ठीक है। कानों में पहने जाने वाले आभूषणों में कर्णफूल, देखो ये तो नाम से पता चल गया,
पीपल पत्रा, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी। ठीक है, तो पीपल पत्रा जो आभूषण है वो महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कान में। ठीक है, पीपल पत्रा कहाँ का है, कान का। पीपल पत्रा कान में पहना जाता है। बाकी झुमका, कर्णफूल, ये तो सबको पता होगा, अंगोटिया, जेला, लटकन आदि। हाथों में देखें दोस्तों, हाथों में कड़ा पहना जाता है, कंकण, मोकड़ी। मोकड़ी क्या होती है, ये सवाल आया हुआ है, फिर से आएगा, मैं बोल रही हूँ आपको। मोकड़ी लाख से निर्मित जो चूड़ियाँ होती है वो क्या कहलाती है, तो लाख से बनी जो चूड़ियाँ होती है वो दोस्तों मोकड़ी कहलाती है। ठीक है, कंकन, कड़ा सबको पता है। कातरिया यानी कांच की चूड़ियाँ क्या कहलाती है दोस्तों, कातरिया कहलाती है। नोगरी, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। ठीक है, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो एक तो मोकड़ी लगा, लाख से निर्मित चूड़ियाँ, कांच की कातरिया नाम से पता चल जाएगा, पर एक गोखरू है, ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा। बाकी याद आपको सब करनी है, पर स्पेशल ध्यान देना है। हाथ में पहने जाने वाला जो आभूषण है वो क्या है, तो वो होगा दोस्तों आपका गोखरू। तो गोखरू कहाँ पहना जाता है, हाथ में पहना जाने वाला आभूषण। ठीक है, इसी प्रकार उंगलियों में, ये उंगलियां इनमें कितनी कितनी पहनती है, बिंटी, दामना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हथपान, छड़ा, ये पहनते हैं। तो दामना आभूषण है जो राजस्थान में महिलाओं द्वारा दामना आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो आपको बताना चाहिए उंगलियों में पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक है, उंगलियों में दामना पहनते हैं। इसके अलावा पाँव में दोस्तों कड़ा पहनती है, लंगर पहनती है, पायल, पाइजेब, घुंघरू, नुपुर, झांझर, नेवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। नेवरी आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए पाँव में। पाँव में क्या पहना जाता है, पैरों में नेवरी आभूषण पहना जाता है। बाकी देखना सब है। ठीक है, नाक में देखिए दोस्तों, तो नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चोप। ठीक है, बावरकड़ी आदि पहनी जाती है। तो चोप नामक आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, तो वो पहना जाता है दोस्तों नाक में। ओके, चोप कहाँ पहना जाता है, अरे क्या लिख रही हूँ यार, नाक में। ठीक है, चोप नाक में पहना जाता है, याद रखना। अब देखते हैं दोस्तों कमर में क्या पहना जाता है, कंदोरा या करदनी पहने जाते हैं। ये बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं भी यही बताने वाली थी। कंदोरा या करदनी कहाँ पहना जाता है, तो उनको पहनने का स्थान है आपका कमर। दांतों में सोने के पत्थर की खोल बनाकर चढ़ाई जाती है। पहले सोने की पत्थर खोल बनाकर वो सोने की पत्थर चढ़ाई जाती है, जिसे रखन कहते हैं। तो रखन आभूषण कहाँ पहना जाता है, याद रखना, आया हुआ सवाल है, फिर से आएगा कि रखन कहाँ पहना जाता है दोस्तों, दांत में। इतना याद हो तो सभी मिलान आराम से कर देंगे आप। रखन कहाँ पहना जाता है दोस्तों, दांत में। रखन आभूषण दांत में पहना जाता है। किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की कील जड़वाना है, वो चूंप कहलाता है। सोने की कील जड़वाना क्या, दांतों के बीच में, तो वो क्या होगा, ये भी क्या हो गया, चूंप आपका दांत। ओके, आपका जो चोप है आभूषण है वो तो पहना जाता है दोस्तों नाक में, चोप याद रखना। और जो चूंप आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, देखो दांत में। दांत में क्योंकि स्त्री है, वो दांतों के बीच में जब सोने की कील जड़वाती है वो होता है आपका चूंप तो कहाँ पहना जाता है, दांत में। और चोप आभूषण है वो कहाँ पहना जाता है, नाक में। ठीक है, क्लियर। अब ये तो हो गया आपके महिलाओं के आभूषण, जो हमने देख लिया कि सिर पर कौन कौन से पहने जाते हैं, बोरला, शीशफुल, रखड़ी, टिकड़ी। ठीक है, कंठ में तो थमड़ियों, थेड़ियों, आड़, मूठिया, झालरा, ठुसी, ये सब याद करने पड़ेंगे। ठीक है, पर वेरी इंपॉर्टेंट देख लोगे तो उसमें से आप एलिमिनेट कर पाओगे। गले में दोस्तों तुलसी याद रखना पक्का, बाकी याद सब रखने हैं, बजटी, हालरो, हांसली, टिमणिया और तुलसी पक्का याद रखना, जो गले में पहने जाते हैं। इसके अलावा पोत, चंद्रहाल, कंठमाला, हमेल, हाकर, मादलिया, चपकली, हंसहार, सरी, कंठी, इतने नाम, इतने आभूषण। कानों में कहाँ पहने जाती है दोस्तों, कानों में कर्णफूल, पीपल पत्रा याद रखना। ठीक है, फूल झुमका, अंगोटिया, जेला, लटकन, टोटी आदि। हाथों में कड़ा, कंकण, मोकड़ी, कातरिया, नोगरी, देखो ये नोगरी भी आ सकता है, मुझे लग रहा है ये आएगा, चांट, गजरा, गोखरू, चूड़ी प्रमुख है। उंगलियों में देखें तो बिंटी, हाथपान,
छड़ा ये होगा। पाँव में कड़ा, लंगर, पायल, पायजेब, ये तो सबको, पायल पायजेब तो ये तो सबको पता है। एक अलग सा दिखे ना कि हाँ ये हमारा सुना नहीं है, वो आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। घुंघरू सबको पता है, नूपुर सबको पता है, झांझर सबको पता है, इनमें इन पे तो गाने हैं। नेवरी ये है ना, ये याद रखना नेवरी। नेवरी कहाँ पहना जाता है दोस्तों? पाँव में। नाक में नथ, बेसर, बारी, भोगली, कांटा, चुन्नी, चोप, भावर, कड़ी आदि प्रसिद्ध है। तो नाक में याद रखना चोप। कमर में याद रखना कंदोरा या करधनी कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कमर का आभूषण है। दांतों में आपको मैंने बता दिया रखन, और एक होता है आपका चूंप, वो भी दांतों में पहना जाता है। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना चूंप होता है। ये भी आ सकता है चूंप क्या होता है। आप देखते हैं पुरुषों के क्या आभूषण है। पुरुष भी आभूषण पहनते हैं राजस्थान में, तो देखते हैं। राजस्थान में पुरुष भी अनेक प्रकार के आभूषण धारण करते हैं। मुर्किया, कानों में क्या पहनते हैं पुरुषों? मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी। तो मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी किसके आभूषण है? नंबर 1 तो याद रखना पुरुषों के आभूषण है। ओके, पुरुषों द्वारा मुर्किया, लौंग, झाले, छेलकड़ी कहाँ पहने जाते हैं? पहनने का स्थान पूछ ले, धारण करने का स्थान, तो होगा दोस्तों आपको कान में। ओके, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख, नरमुख देखो नरमुख, हाथों में बाजूबंद, कड़ा, ये पहनते हैं पुरुष। उंगलियों में अंगूठी वही पहनते हैं जो महिलाएं पहनती है, बिठिया, मुंदड़िया। तो मुंदड़िया आभूषण पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है दोस्तों? तो आपको उंगलियों में पहना जाता है। हाथ और उंगलियों में फर्क होता है, ठीक है। हाथ में अलग चीज़ होती है, उंगलियां अलग होती है। तो याद रखना मुंदड़िया हाथ में पहनी जाती है। जो रिवाज था जो काफ़ी कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी पुरुषों द्वारा भी आभूषण पहनी जाती है, ठीक है। बच्चों को विविध प्रकार के आभूषण पहनाए जाते हैं। बच्चों के कंठ में अंशुली, कंठ में अंशुली तो वैसे महिला पुरुष सब अंशुली कंठ में पहनते हैं। हाथ और पाँव में कड़े, ठीक है। कानों में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं। हाथ पाँव के कड़ों को कडुलिया कहते हैं। देखो ये आ सकता है सवाल कि हाथ पाँव का आभूषण जिसको कडुलिया कहा जाता है, निम्न में राजस्थान में किसके द्वारा पहना जाता है? स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग या बच्चे? तो आपको बताना चाहिए बच्चों का आभूषण है, ठीक है। क्लियर। पाँव में पहनाई जाने वाली पतली सांगली जिसमें घुंघरी या फांद दी जाती है, झांझरिया या झांझरिया कहलाती है, ठीक है। छोटी छोटी पतली सी सांगली होती है, उसको झांझरिया कहते हैं, बच्चे पहनते हैं। इसे पेंजनी भी कहते हैं, ठीक है। राती छिंतरी में सोने का खेरा, मूंग का आखा, रत चनन बांध कर तैयार किया गया बच्चों के गले या कंठ का श्रृंगार, जिसे रत्या बड़ी गांठ गुमड़े नहीं हो, नजरिया कहलाता है। मैं तो ये जानती हूँ नजरिया कहाँ किसका आभूषण है, तो बच्चों का है भाई। बच्चों को नजरिया पहनाया जाता है गले में या कंठ में। बच्चों का कान छिदवा के सोने या जस्ते की कुड़क पहना दी जाती है। कुड़की पहना दी जाती है ना बच्चों को। बाद में इन्हीं छिद्रों में मोती, लूंग, गुर्दा, मुर्की, बाली, ये बच्चों के आभूषण सब पहना दी जाती है। ठोस सोने की कुड़क मुर्की कहलाती है। तो मुर्की किसके द्वारा पहनी जाती है? बच्चों की। और मुर्की ठोस जो सोने की हो जाती है, वो जो कुड़की हो जाती है, वो क्या कहलाती है? मुर्की कहलाती है, ठीक है। राजस्थान में आभूषण निर्माण की बहुत ही समृद्ध परंपरा रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर की स्थापना के समय इसके संस्थापक के मनोमस्तिष्क में आभूषणों की कितनी महत्ता थी, इसका बान इस बात से होता है कि उन्होंने जयपुर के प्रमुख बाजार का नाम जौहरी बाजार रख दिया, ठीक है। जयपुर में ना जौहरी बाजार। यहाँ की सबसे प्रमुख चौपड़ का नाम माणक चौक रखा, क्योंकि माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। वर्तमान में जयपुर अपने आभूषण और रत्न व्यवसाय के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रत्न आभूषणों का राजस्थान क्या करता है? निर्यात करता है, ठीक है। यहाँ रत्न आभूषण के बने रत्न और जो अन्य जो भी हैं उसके बने जो आभूषण है उसका निर्यात करता है, ठीक है। जो धातु से बने हुए। राजस्थान के कुछ नगर अपनी विशिष्ट आभूषण निर्माण शैली के प्रसिद्ध है। नाथद्वारा श्रीनाथ जी की नगरी है। अपनी चांदी के आभूषणों यानी तारकसी धातु के बारीक तारों से निर्मित के लिए प्रसिद्ध है। तो सवाल ये आ सकता है दोस्तों कि तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा की, श्रीनाथ जी नाथद्वारा की तारकसी बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, जिसमें धातु के जो बारीक तार है उससे निर्मित किया जाता है, ठीक है, चांदी के आभूषण। इसी प्रकार प्रतापगढ़ की थेवा कला, सबको पता है ना प्रतापगढ़ की थेवा कला, जिसमें कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, पूरे देश में अपनी अलग पहचान है। तो कांच के बीच सोने का काम है वो क्या कहलाता है? वो थेवा कला कहलाती है। और थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? याद रखना प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ की थेवा कला बहुत प्रसिद्ध है।
थेवा कला, ठीक है। तार किसी कहाँ के प्रसिद्ध है? श्रीनाथ नाथद्वारा की, राजसमंद में है ना। अब चलो देखते हैं इसमें राखड़ी और बोर। देखो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, सिर पर हो गया, शीश फूल हो गया सिर पे, जेला हो गया, टोटी होगी नाक की, है ना। हालरो हो गया गले का, देखो ये रहा हालरो, हालरो ये गले में पहना जाता है। इसमें क्या क्लियर नहीं दिख रहा। थमड़ियों वही है सेम जो हम ऊपर पढ़ के आए, उसको इसके थ्रू समझाया है इन लोगों ने। ये पाँव के हो गया आपके, देखो आंवला पाँव का आभूषण हो गया, है ना। मणक्या हो गया, नेवरी पाँव का आभूषण हो गया, पढ़ा था ना वो। ये ऊपर वो दे रखे है। ये देखो हाथ में टड्डा, भुजबंद, बाजू, है ना। गोखरू देखो यहाँ कलाई में पहन जाती है ना। आंवला, हथफूल, मुंदड़ी जो देखो अंगुलियों में पहनी जाती है मुंदड़ी। ये सेम वही आभूषण जो हम ऊपर पढ़ के आइए वो दे रखा है इन लोगों ने, ठीक है। अरे यार चेंज कर दो ना। कसमूल कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग होता है दोस्तों। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बताया ना मैंने आपको, खंडेला। बोरला आभूषण स्त्रियों द्वारा कहाँ पहना जाता है? तो बोरला तो सिर पे पहना जाता है। दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना क्या कहलाता है? तो चूंप कहलाता है, ठीक है। दांतों के बीच पड़ा ना चूंप। थेवा कला किस जिले से संबंधित है? तो प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है। मुर्की से आप क्या समझते हैं? ये तो वो आगे 2 नंबर के, ये पक्के करके देखना। आपको अगर ऐसा लगे कि हाँ मैंने आभूषण वाला पाठ पढ़ लिया है, वस्त्र आभूषण वाला, अब मुझे RS मेंस का ये 2 नंबर में मेरे को लिखना है ना। तो ये प्रैक्टिस के लिए सबसे अच्छा ही चीज़ यही होती है। मुर्की से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर में लिख के देख लो, फिर जो चैप्टर दे रखा है उसमें जाके खुद मिलान कर लो। स्त्रियों द्वारा गले में पहने जाने वाले 4 आभूषणों के नाम लिखिए। तो एकदम से मान लो आपको एग्जाम में आ गया, RS मेंस में कुछ भी आ सकता है। वैसे तो सिलेबस है, शायद ये उस सिलेबस में ये नहीं है, फिर भी मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। तो ये चीज़ें अगर आपकी होगी ना अच्छे से, तो आपकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस होगी। ये पहनना है, इसको तो मिलान करना, देख लेना ये क्या है। ये हो गया आज का चैप्टर। चलो दोस्तों इतना ही। आप अगर ये चैप्टर अच्छे से पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद ये देख रहे हो कि हाँ ये मैंने आभूषण अच्छे से इस बुक से मैंने पढ़ लिए। अब MCQ की कोई भी बुक लो आप, उसके बाद उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही रिजल्ट आपका पॉजिटिव रहेगा। चाहे कोई भी चैप्टर हो आप, अगर हमने ये पढ़ लिया कान में ये पहनते हैं, दांत में ये पहनते हैं, गले में ये पहनते हैं, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आपके हो जाएंगे सब पजल, क्योंकि ये चीज़ें याद करने की मैं या कोई और टीचर या कोई और इंस्टीट्यूट आपको ये चीज़ें याद नहीं करवा सकता। सबसे बड़े जो टीचर होते हैं ना, आप खुद अपने टीचर हम खुद होते हैं। जब तक हम खुद पर वर्क नहीं करेंगे, चाहे मैं कितना ही आपको बढ़ा दूं, कोई और आपको कितना भी अच्छे से, मोहरे से तो बहुत एक्सपर्ट है जो आपको अच्छे से समझा सकते हैं, समझा दें, पर उससे का फ़ायदा जब तक नहीं मिलने वाला आपको, जब तक आप खुद अपने टीचर नहीं बन जाओ। ये सोचो कि मैं खुद अपनी टीचर हूँ, मेरे को ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है। जैसे मैंने आपको करवा ली, अच्छे पढ़ा दिया, अब आप खुद से इस वीडियो को सुनो या फिर आप क्या चैप्टर पढ़ो। पढ़ने के बाद ये जो दे रखे हैं, ये सोचो मैं बच्चा हूँ, अभी 10th क्लास का बच्चा हूँ, उसके अकॉर्डिंग मेरे को RS की प्रिपरेशन करनी है। RS आपसे और ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं करती। आपका 10th लेवल तक का बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो हाँ हो सकते हैं, आपके 12th तक का मान के चलो, वो तक का नॉलेज है, वो आपके लिए इनफ है। तो ये चैप्टर पढ़ो, पढ़ने के बाद आप MCQ है उनको हल करो। ये जो 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले, देखो ये दे रखे हैं निबंधात्मक सवाल। देखो, राजस्थानी पुरुष परिधानों पर एक लेख लिखिए। राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं बताइए। RPSC और पूछती क्या है, यही तो सवाल पूछती हैं। अगर आपको 10 नंबर का सवाल आ गया कि राजस्थान के वस्त्र उद्योग की प्रमुख विशेषताएं बताइए, और आपने अच्छे से ये चैप्टर पढ़ रखा है, आपने घर पे प्रैक्टिस भी कर रखी है, तो क्या आप टू द पॉइंट वहाँ लिख दोगे। एग्जामिनर को और क्या चाहिए, टू द पॉइंट जो बात पूछी गई है वो आपने लिख दी, तो बस वो सेटिस्फाई है, ठीक है। तो खुद के टीचर खुद बनिए आप, किसी और पे डिपेंड। हाँ, अगर आप फ्रेशर हो, आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कहाँ से कौन सा सवाल आने वाला है, अब तिमणियाँ कहाँ पहना जाता है, आपको ये चीज़ मैंने समझा दी कि ये आभूषण यहाँ पहना जाता है, ये सवाल है, उसका फॉर्मेट ये रहने वाला है। आपके प्रीलिम्स में ये सवाल पूछने वाले हैं, आपके RS मेंस में 2 नंबर में, 5 नंबर में, 10 नंबर में ये सवाल आने वाला है। ये अगर आपको एक बार समझ में आ गए, फिर आप खुद अपने टीचर बनो,
उसको बार बार प्रैक्टिस करो। चाहे अगर आपको RS प्रीलिम्स क्लियर करना है तो आप बहुत ज़्यादा MCQ या टेस्ट सीरीज है वो हल करो। जैसे ये पहल अकेडमी पे RS प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें आपको 25 टेस्ट मिल रहे हैं। 6 टेस्ट आपके ऑलरेडी हो चुके हैं मात्र 2500 रुपये में, ठीक है। तो आप वो ले सकते हो। उससे क्या है, आपको अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको जब तक नोटिफिकेशन आए आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। RS मेंस की हैं तो वो टेस्ट सीरीज चल रही है आपकी पहल अकेडमी पे। उसके थ्रू आप क्या है कि अपनी डेली प्रैक्टिस बेसिस पे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको जो हेजिटेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, एग्जाम में हमको सब आता है, बहुत सारा कचरा अपने दिमाग में रहता है पर परफॉर्म नहीं कर पा रही। वो परफॉर्म जब ही होगा जब आप क्या है घर पे उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। सब एक वर्ड याद रखो, प्रैक्टिस। और वो कौन करेगा, आप खुद करेंगे, हम करेंगे ना प्रैक्टिस, जब ही होगा। तो चलो दोस्तों, कल की क्लास फिर हम देखेंगे कि राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो अगर राजस्थान आर्ट कल्चर का टॉपिक है तो वो चित्रकला है। कौन से चित्रकार किस शैली से संबंधित हैं, किस शैली की क्या विशेषताएं हैं, वो सब हम कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो दोस्तों, सब अपना ध्यान रखो, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू।